दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम काव्या है। मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ का नाम सविता था और मेरे पिता का नाम विजय था। लेकिन मेरे पिता बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे एक अच्छे पिता होते हैं। उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और इसी वजह से हमारे घर में कभी भी सुकून नहीं रहता था। मुझे बचपन से याद है कि मैंने अपने घर में हंसी से ज़्यादा झगड़े देखे थे। जब भी शाम होती थी, मेरे मन में डर बैठ जाता था कि पता नहीं आज फिर क्या होगा। मैं हमेशा यही दुआ करती थी कि आज पापा घर आएं तो बिना किसी बात के खाना खाकर सो जाएं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। ज़्यादातर वो घर आते ही किसी न किसी बात पर माँ से बहस करने लगते थे। कभी खाने में कमी निकालते, कभी घर के खर्चे को लेकर गुस्सा करते और कभी बिना किसी वजह के ही माँ को बुरा भला कहने लगते थे। माँ पूरे दिन घर का काम करती थी, फिर भी उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। मैं ये सब अपनी आंखों से देखती थी और हर बार मेरा दिल टूट जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मेरी माँ की गलती क्या थी। उन्होंने तो हमेशा इस घर को संभालने की कोशिश की थी, फिर भी उन्हें कभी खुशियाँ नहीं मिली थी। मैं जब छोटी थी तब सोचती थी कि शायद बड़े होने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे वैसे घर का माहौल और ख़राब होता गया। मेरे पिता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और माँ की आंखों की चमक कम होती जा रही थी। वो पहले बहुत हंसती थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। कई बार मैंने रात को उन्हें अकेले बैठकर चुपचाप रोते हुए देखा था, लेकिन सुबह होते ही वो ऐसे काम में लग जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने कभी अपने दुख का बोझ मेरे ऊपर नहीं डाला, बल्कि हमेशा मुझे यही समझाया कि बेटा, अच्छी तरह पढ़ाई करना ताकि तुम्हारी ज़िंदगी हमारी तरह ना हो। मैं माँ की बातें सुनकर और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मुझे इस ज़िंदगी से बाहर निकलना है तो पढ़ाई ही मेरा सहारा है। स्कूल में जब मैं अपने दोस्तों को उनके पापा के साथ हंसते खेलते देखती थी, तो मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि काश मेरे पापा भी ऐसे होते। काश वो एक दिन मेरे सर पर प्यार से हाथ रखते और पूछते कि मेरी बेटी कैसी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी मेरे साथ बैठकर बात तक नहीं की थी। अगर मैं उनसे कुछ पूछती भी थी तो वो या तो मुझे डांट देते या फिर बिल्कुल अनसुना कर देते थे। धीरे धीरे मैंने उनसे उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी माँ थी। मैं उनकी हर काम में मदद करती थी, उनके साथ खाना बनाती थी, घर की साफ सफाई करती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिल सके। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर लेती, हमारे घर की परेशानियां कम नहीं होती थी। कई बार रिश्तेदार भी हमारे घर आते थे, लेकिन माँ किसी से कुछ नहीं कहती थी। वो हमेशा मुस्कुराकर सबके सामने ऐसे रहती थी जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन मैं जानती थी कि उनकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि आप सब कुछ सहन क्यों करती हैं। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी जैसी बिल्कुल ना हो। तुम हमेशा अपने लिए सही फैसला लेना और कभी किसी का गलत व्यवहार चुपचाप मत सहना। माँ की ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। उस दिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे कितने भी मुश्किल आए, मैं अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और एक दिन उन्हें ऐसी ज़िंदगी दूंगी जिसमें उन्हें किसी से डरकर जीना न पड़े। मुझे नहीं पता था कि आगे हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि अब मैं पहले वाली डरी हुई काव्या नहीं रही थी। मैं बड़ी हो रही थी और अब मुझे सही और गलत की समझ आने लगी थी। मैं हर दिन खुद को मजबूत बना रही थी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो मेरी माँ बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं अपनी माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी और उनके लिए हर हाल में खड़ी रहूंगी। मेरे एक नाना थे, वो कभी कभार फ़ोन कर लिया करते थे, लेकिन माँ उन्हें घर की बातें नहीं बताती थी कि पिताजी उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। वो बस हमेशा यही कह दिया करती थी कि मैं खुश हूँ। मेरी नानी का देहांत बहुत सालों पहले हो चुका था और बस मेरे नाना जी थे जो कभी कभार फ़ोन कर लिया करते थे। माँ मुझे अक्सर अपने बीते हुए दिनों की बातें बताती थी। वो कहती थी कि तुम्हारे पिताजी की शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी। दादी ने उनकी शादी मेरी माँ से अपनी मर्जी से करवा दी थी।
जबकि वो पहले किसी और लड़की को पसंद करते थे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी भी माँ को अपनी पत्नी की तरह अपनाया ही नहीं था। माँ कहती थी कि शादी के पहले दिन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे कभी एक बार भी प्यार से नहीं देखा। वो हमेशा यही कहते थे कि तू तो जानती थी कि मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता था, फिर तूने मुझसे शादी क्यों की? चली जा मेरी आंखों के सामने से, मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब भी माँ मुझे ये बातें बताती थी तो मेरा दिल भर आता था। मैं सोचती थी कि आखिर मेरी माँ की क्या गलती थी। उन्होंने तो बस अपने घर वालों की बात मानकर शादी की थी, फिर उन्हें सारी उम्र इसकी सज़ा क्यों मिली? माँ ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने हर दर्द अपने अंदर छिपाकर रखा और हमेशा मेरी परवरिश में लगी रहीं। दूसरी तरफ मेरे पिताजी का अपना एक छोटा सा हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार था। उनके दुकान पर सीमेंट, सरिया, पाइप, पेंट, बिजली का सामान, नल फिटिंग और घर बनाने में इस्तेमाल होने वाला लगभग हर ज़रूरी सामान मिलता था। आसपास के ठेकेदार, राजमिस्त्री और दूसरे ग्राहक रोज़ उनकी दुकान पर आते थे। पिताजी अपने काम में बहुत मेहनती थे, ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करते थे, इसलिए दुकान भी ठीक चलती थी। हमारे घर में कभी पैसों की कोई बड़ी परेशानी नहीं रही, खाने पीने या ज़रूरत की चीज़ों की कमी नहीं थी, लेकिन घर में खुशियों की हमेशा कमी रही, क्योंकि जितने अच्छे वो दुकान पर लोगों के साथ रहते थे, घर आकर उतने ही बदल जाते थे। उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत शराब थी और जब भी वो शराब पीकर घर आते थे, घर का माहौल पल भर में बदल जाता था। मैं उनसे इसीलिए नाराज़ रहती थी क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को कभी सम्मान नहीं दिया। हालांकि मेरे साथ वो हमेशा प्यार से बात करते थे, मुझे बेटी कहकर बुलाते थे, मेरी पढ़ाई का भी ध्यान रखते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि जो इंसान अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, वही अपनी पत्नी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। एक रात की बात है, पिताजी दुकान बंद करके घर लौटे। उन्होंने आते ही माँ से पानी मांगा। उस दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें तेज़ बुखार था। मैं उनके पास बैठी थी। मैंने कहा, माँ आप आराम करो, मैं पानी लेकर जाती हूँ। लेकिन माँ हमेशा की तरह बोली, नहीं बेटा, मैं दे देती हूँ, और वो किसी तरह उठकर पानी लेकर चली गई। उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि चलते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और पानी का गिलास हाथ से छूट गया। थोड़ा पानी पिताजी के पैरों पर गिर गया। बस इतनी सी बात पर घर का माहौल फिर से ख़राब हो गया। पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। मैंने डरते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की और बार बार कहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, लेकिन उस समय वो मेरी बात कोई सुनने की हालत में नहीं थे। उन्होंने मुझे वहाँ से दूर किया। मैं बहुत डर गई थी और कुछ देर तक कमरे में ही बैठी रोती रही। जब कुछ समय के बाद घर में शांति हुई और पिताजी बाहर चले गए, तब मैं भागकर माँ के पास गई। माँ फर्श के सहारे बैठी थी, उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उन्हें पानी पिलाया और उनका हाथ पकड़कर पूछा, माँ आप ठीक तो हो ना? मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैंने उनसे कहा, माँ आप कब तक ये सब सहती रहेंगी? आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा तुम इन सब बातों में मत पड़ो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। जो कुछ भी है वो हमारे बीच की बात है, तुम अपना भविष्य खराब मत करो। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे भी पता था, और शायद माँ को भी, कि सिर्फ इंतज़ार करने से सब कुछ ठीक नहीं होता। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं पाई। मैं बस छत को देखती रही और मन ही मन सोचती रही कि क्या सच में हमारी ज़िंदगी कभी बदलेगी? क्या मेरी माँ को कभी सम्मान और सुकून मिलेगा? उसी रात मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं खूब पढ़ाई करूँगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी और एक दिन अपनी माँ को ऐसी ज़िंदगी दूंगी जहाँ उन्हें किसी के सामने झुककर या डरकर जीना ना पड़े। मेरे पिताजी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम राज था। वो बचपन से ही पिताजी के साथ थे और दोनों की दोस्ती पूरे शहर में मिसाल मानी जाती थी। लेकिन दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहाँ मेरे पिताजी गुस्सैल थे, वहीं राज अंकल बहुत शांत और समझदार इंसान थे। वो हमेशा पिताजी को समझाते रहते थे कि इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करता है। और वो कई बार पिताजी से कहते थे कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार मत किया करो, वो भी इस घर का हिस्सा है और उन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। लेकिन पिताजी उनकी ये बातें सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाते और फिर कुछ दिनों बाद वही सब दोबारा शुरू हो जाता था। राज अंकल जब भी हमारे घर आते थे तो सबसे पहले माँ का हालचाल पूछते थे।
वो माँ के पास बैठकर उनसे बातें करते, उन्हें हिम्मत देते और कहते कि एक दिन सब ठीक होगा, आप हिम्मत मत हारिए। मेरे लिए भी वो हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही आते थे, कभी मेरी पसंद की किताब, कभी चॉकलेट तो कभी पढ़ाई का कोई और सामान। मैं उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, इसलिए अब मुझे हर बात की समझ आने लगी थी। बचपन से घर का माहौल देखकर मैं समय से पहले बड़ी तो हो गई थी। मैं जानती थी कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी और मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं अपनी माँ को इस माहौल से निकाल सकूं। मेरे मन में हमेशा यही सपना रहता था कि एक दिन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और माँ को एक नई जिंदगी दूंगी। एक सुबह की बात है, पिताजी दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस दिन उनका चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। उन्हें बार बार तेज खांसी आ रही थी, वो बहुत थके हुए दिखाई दे रहे थे और बार बार कुर्सी पर बैठे जा रहे थे। माँ ने उनके माथे पर हाथ रखा तो हल्का बुखार भी था। पिछले कई महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन वो हर बार ये कहकर बात टाल देते थे कि थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। उस दिन माँ को उनकी हालत देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने तुरंत राज अंकल को फ़ोन किया और उनसे घर आने के लिए कहा। राज अंकल बिना देर किए तुरंत हमारे घर पहुंच गए। उन्होंने पिताजी को देखा और बिना समय गंवाए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चले गए। उनके जाने के बाद मैं और माँ बहुत परेशान थे, बार बार घड़ी देख रहे थे और उनके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने बीच में कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन हर बार राज अंकल ने यही कहा कि हम घर आकर आराम से सारी बात बताएंगे, आप अभी चिंता मत कीजिए। लगभग दोपहर के समय दोनों घर वापस आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों घबरा गए। माँ ने तुरंत पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। तब राज अंकल ने हमें बैठाया और धीरे धीरे पूरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कई ज़रूरी जांचें करवाई हैं और रिपोर्ट में पता चला है कि लंबे समय से लगातार शराब पीने की वजह से पिताजी के लीवर को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। पिछले कुछ समय से उनका शरीर कमज़ोर होना, भूख कम लगना, जल्दी थक जाना, पेट में सूजन आना और आंखों का हल्का पीला पड़ना इसी बीमारी के लक्षण थे। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अब अगर शराब पूरी तरह बंद नहीं की गई और इलाज में लापरवाही हुई तो हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना ज़रूरी होगा। ये सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए। मैं पहली बार पिताजी को इस हालत में देख रही थी। राज अंकल ने माँ का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी ज़रूर गंभीर है, लेकिन समय पर इलाज शुरू हो गया। अगर डॉक्टर की हर बात मानी गई और पूरी सावधानी रखी गई तो उनकी तबीयत में सुधार आने की उम्मीद है। इसके बाद उसी दिन पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। उन्हें दवाइयां दी जाने लगी, ड्रिप लगाई गई और उनकी हर कुछ घंटे में जांच की जाती थी। डॉक्टरों ने उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखने के लिए कहा और सख्त हिदायत दी कि अब उन्हें हमेशा के लिए शराब से दूर रहना होगा। राज अंकल हर समय हमारे साथ खड़े रहे, कभी दवाइयाँ लाते तो कभी डॉक्टर से बात करते, कभी माँ को समझाते कि हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। उस मुश्किल समय में अगर कोई इंसान हमारे परिवार का सबसे बड़ा सहारा बना था तो वो थे राज अंकल। और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हर दोस्त एक जैसा नहीं होता। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल समय में परिवार से भी बढ़कर साथ निभाते हैं। और फिर कुछ दिन तक पिताजी अस्पताल में भर्ती रहे। उनका इलाज लगातार चलता रहा। डॉक्टर समय समय पर उनकी जांच करते रहे, उन्हें दवाइयाँ दी जाती रहीं, ड्रिप लगती रही और उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जाता रहा। माँ सुबह से रात तक अस्पताल में उनके पास बैठी रहती थी, उनके लिए समय पर खाना लेकर जाती थी, दवा देती थी और डॉक्टर जो भी कहते थे उसे पूरी ईमानदारी से मानती थी। राज अंकल भी हर रोज़ अस्पताल आते थे, कभी दवाइयों का इंतज़ाम करते तो कभी डॉक्टरों से बात करके उनकी हालत के बारे में पूछते थे। मैं भी स्कूल से लौटकर सीधे अस्पताल चली जाती थी और जितना हो सकता था माँ का हाथ बटाती थी। कुछ दिनों की मेहनत और इलाज के बाद आखिर डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है, इसलिए उन्हें घर ले जाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर ने हमें सख्त हिदायत दी कि अब उन्हें बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी है, समय पर दवा खानी है, अच्छा खाना खाना है और पूरा आराम करना है। अगर उन्होंने फिर से शराब पी तो उनकी हालत दोबारा बहुत ख़राब हो सकती है। हम सब ने सोचा कि शायद अब पिताजी इस बात को समझ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे,
लेकिन हमारी ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। घर आने के बाद माँ ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह उठते ही उनके लिए नाश्ता बनाती, समय पर दवाई देती, उनके लिए हल्का खाना तैयार करती और पूरा दिन उनका ध्यान रखती रहती थी। राज अंकल भी हर 2-3 दिन में उनसे मिलने आ जाते और उन्हें समझाते कि अब शराब से हमेशा के लिए दूर रहो, वरना बीमारी दोबारा लौट सकती है। मैं भी मन ही मन यही चाहती थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाए और हमारा घर पहले से बेहतर हो जाए। लेकिन पिताजी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। कुछ दिन तक तो उन्होंने खुद को संभाले रखा, लेकिन एक शाम जब वो बाहर गए तो देर रात लड़खड़ाते हुए घर लौटे। उनके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। उन्हें देखते ही मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि उन्होंने फिर से शराब पी ली है। माँ उनके पास गई और बहुत प्यार से बोली, आपने फिर से शराब क्यों पी ली? डॉक्टर ने तो मना किया था, आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। लेकिन माँ की बात सुनते ही वो बुरी तरह गुस्से में आ गए। उन्होंने जोर से माँ का हाथ झटक दिया और चिल्लाकर बोले, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये सब तुम्हारा ड्रामा है। तुम चाहती हो कि मैं खुद को बीमार समझूं और एक दिन मर जाऊं। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं? माँ रोते हुए बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। आप ही तो मेरा सब कुछ है। मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कुछ हो? लेकिन पिताजी उस समय किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थे। उनकी सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी थी। वो लगातार माँ पर झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे और फिर उन्होंने माँ को मारना शुरू कर दिया। मैं यह सब देखकर डर गई। मैं भागकर माँ के सामने खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, पापा बस कर दीजिए, माँ की कोई गलती नहीं है, उन्हें मत मारिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे जोर से पकड़कर एक तरफ धक्का दे दिया और फिर माँ को मारते रहे। माँ बार बार हाथ जोड़कर कहती रही कि मुझे मत मारिए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन उनके दिल में ज़रा भी रहम नहीं आया। काफ़ी देर तक वो माँ को मारते रहे, गालियाँ देते रहे और जब खुद थक गए तो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए और बिस्तर पर गिरते ही सो गए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। माँ के चेहरे पर चोट के निशान थे, उनके हाथ काँप रहे थे। मैं भागकर रसोई में गई, पानी लेकर आई और उन्हें धीरे धीरे पिलाया। फिर दवाई लगाई, उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और उन्हें अपने कमरे में ले आई। मैं बार बार उनसे कह रही थी कि अब बस बहुत हो गया, हमें ये सब और नहीं सहना चाहिए। लेकिन माँ हमेशा की तरह यही बोली, बेटा अब जो होना था वो हो गया, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाए। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ इतनी अच्छी होने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों लिखा था। उस रात हम दोनों एक ही कमरे में सो गए, लेकिन हम में से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि आखिर हमारे घर में कब खुशी आएंगी, कब ये सब खत्म होगा। दूसरी तरफ पिताजी अपने कमरे में अकेले सो रहे थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाकर नहीं देखा, क्योंकि हर कोई उनसे डरा हुआ था। रात जैसे तैसे बीत गई और सुबह हो गई। रोज की तरह माँ सबसे पहले उठी। उन्होंने रसोई में जाकर नाश्ता बनाया और फिर पिताजी के लिए चाय और नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई। लेकिन कुछ ही पलों के बाद उनकी जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। मैं उस समय स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की आवाज़ सुनते ही मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंची। मैंने देखा, माँ घबराई हुई खड़ी थी। उनके हाथ से चाय का कप नीचे गिर चुका था और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, काव्या देखो ना, तुम्हारे पापा उठ ही नहीं रहे। मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन ये आंखें भी नहीं खोल रहे। मैं भी घबरा गई। मैंने जाकर उन्हें हिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने तुरंत राज अंकल को फ़ोन किया और रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि मैं अभी आता हूँ। करीब 10 मिनट बाद राज अंकल हमारे घर पहुँचे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक डॉक्टर भी थे। डॉक्टर ने आते ही पिताजी की जांच शुरू की। उन्होंने उनकी नब्ज देखी, सांस चेक की और फिर कुछ पल चुप रहने के बाद बहुत गंभीर आवाज़ में कहा कि मुझे अफसोस है, लेकिन अब ये हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही माँ की दुनिया जैसे उजड़ गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मैं भी कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। कल रात तक तो वो हमारे सामने थे और आज हमेशा के लिए चले गए थे। मेरे मन में अजीब सी भावनाएं थी। एक तरफ वो मेरे पिता थे, इसलिए उनके जाने का दुख था,
लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा था कि अब मेरी माँ को रोज़ रोज़ की मारपीट और बेइज्जती से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। मैं खुद भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि मुझे रोना चाहिए या ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग हमारे घर आने लगे। किसी ने पुलिस को खबर करने की बात की तो डॉक्टर ने बताया कि बीमारी और इस हालत को देखते हुए ये प्राकृतिक मौत लग रही है, इसलिए किसी तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। आसपास के लोग माँ को संभालने लगे, लेकिन कई लोग आपस में यही कह रहे थे कि ये बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। अपनी पत्नी को कभी चैन से जीने नहीं दिया, हमेशा मारता पीटता रहता था। अगर समय रहते शराब छोड़ देता तो शायद आज जिंदा होता। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर का दर्द सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला जानता था। माँ एक कोने में बैठी लगातार रो रही थी। शायद उन्होंने इतने साल दुख झेलने के बाद भी अपने पति को दिल से अपना माना था, इसलिए उनके जाने का दर्द उन्हें बहुत ज्यादा हो रहा था। राज अंकल हर काम में आगे बढ़कर मदद कर रहे थे। उन्होंने रिश्तेदारों को खबर दी, अंतिम संस्कार की सारी तैयारी करवाई और हर जिम्मेदारी निभाई। कुछ घंटों बाद पिताजी की अंतिम यात्रा निकली और पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब उनकी चिता की आग धीरे धीरे बुझने लगी तो मुझे लगा कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और बहुत दर्दनाक अध्याय भी खत्म हो गया। घर लौटते समय मैंने माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मन ही मन ऊपर वाले से यही प्रार्थना की कि अब हमारी जिंदगी में कभी ऐसा अंधेरा वापस ना आए। अब मेरी माँ को फिर कभी किसी की मार न सहनी पड़े। अब वो भी बाकी औरतों की तरह सम्मान और सुकून से अपनी जिंदगी जी सके। और मैंने उसी दिन अपने मन में ये फैसला भी कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और हमेशा उनका सहारा बनकर उनके साथ खड़ी रहूंगी। पिताजी के देहांत के बाद धीरे धीरे हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी, लेकिन सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब घर में ना किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती थी और ना ही रोज़ होने वाले झगड़े सुनाई देते थे। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे सामने आ गई थी। घर का खर्च कैसे चलेगा, दुकान कौन संभालेगा और आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, इन सब बातों की चिंता माँ को हर समय सताती रहती थी। कुछ दिन तक तो हम दोनों ने जैसे तैसे घर में रखा हुआ पैसा खर्च करके काम चलाया, लेकिन माँ अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। एक शाम हम दोनों खाना खा रहे थे, तभी माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा, मैंने एक फैसला किया है। कल से मैं तुम्हारे पिताजी की दुकान पर जाऊंगी और वहीं बैठकर उनका काम संभालूंगी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, क्योंकि माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें हिसाब किताब का भी ज्यादा ज्ञान नहीं था। मैंने कहा, माँ, आप अकेले ये सब कैसे संभालेंगी? आपको तो दुकान का पूरा काम भी नहीं आता। माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो सीखूंगी कैसे? हमारे घर में कोई बेटा नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारे पिताजी के भी कोई भाई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अब हमें अपनी जिंदगी अपने दम पर ही आगे बढ़ानी होगी। अगर मैं दुकान नहीं संभालूंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? उनकी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि माँ मजबूरी में ये फैसला ले रही है। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल भी मत डरिए। अगली सुबह माँ जल्दी उठ गईं। उन्होंने पहले घर का सारा काम किया, हमारे लिए खाना बनाया, फिर खुद तैयार होकर दुकान जाने लगी। उसी समय राज अंकल भी घर आ गए। उन्होंने कहा, भाभी, आप अकेले परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। शुरुआत में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, धीरे धीरे आपको खुद ही सब समझ आ जाएगा। माँ ने उनका धन्यवाद किया और दोनों साथ में दुकान के लिए निकल गए। मैं भी अपना बैग लेकर स्कूल चली गई। उस दिन पूरे समय मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। मैं बार बार यही सोच रही थी कि माँ दुकान पर कैसे काम कर रही होगी, कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही होगी। स्कूल की छुट्टी हुई तो हमेशा की तरह राज अंकल मुझे लेने आ गए। रास्ते में मैंने उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि माँ ठीक है ना? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। शुरू में उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सब समझने लगी है। दुकान पर काम करने वाले पुराने कर्मचारी भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। घर पहुंचकर मैंने कपड़े बदले, खाना खाया और फिर अपना होमवर्क करने बैठ गई। उसके बाद मैंने घर के छोटे मोटे काम भी कर लिए, क्योंकि अब मैं चाहती थी कि माँ जब शाम को घर लौटे तो उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े।
हर रोज़ की तरह मैं शाम होने का इंतज़ार करती रहती थी। जैसे ही माँ घर लौटती थी, मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलती थी। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर मुझे गले लगा लेती थी। हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते थे। फिर माँ मुझे पूरे दिन की बातें बताती थी कि आज दुकान पर कौन आया, कितना सामान बिका, किस ग्राहक ने क्या कहा और उन्होंने कौन कौन सा नया काम सीखा। मैं भी उन्हें स्कूल की सारी बातें बताती थी कि आज कौन सा पीरियड अच्छा गया, किस टीचर ने क्या पढ़ाया और मेरे दोस्तों ने क्या किया। माँ मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी और फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर कहती थी कि मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और माँ भी दुकान का काम सीखने लगी। अब वो ग्राहकों से बात करना भी सीख गई थी। कौन सा सामान कहाँ रखा है, कितने रेट का है, किस ग्राहक को कितना सामान देना है, ये सब उन्हें याद होने लगा। राज अंकल हर कदम पर उनकी मदद करते थे। कभी हिसाब समझा देते तो कभी माल मंगवाने का तरीका बता देते। अगर कोई मुश्किल आती तो वो तुरंत आकर संभाल लेते। उनकी वजह से माँ का हौसला भी बढ़ता जा रहा था। मैं भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ का पूरा साथ देती थी। कभी दुकान के लिए ज़रूरी कागज़ व्यवस्थित कर देती, तो कभी छुट्टी वाले दिन दुकान पर जाकर माँ के साथ बैठ जाती। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में सुकून लौटने लगा था। अब घर में डर नहीं था, लेकिन फिर भी एक खालीपन हमेशा महसूस होता था। सच कहूँ तो मुझे कभी कभी पिताजी की याद भी आती थी। हालांकि उन्होंने हमारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उन्होंने माँ को बहुत दुख दिए थे। फिर भी आखिर वो मेरे पिता थे। जब मैं अपने दोस्तों को उनके पापा के साथ हंसते खेलते देखती थी, तो मन में एक टीस सी उठती थी। मैं सोचती थी कि काश मेरे पिताजी भी ऐसे होते। काश उन्होंने शराब को अपनी ज़िंदगी से दूर रखा होता। काश उन्होंने माँ से प्यार और सम्मान से बात की होती, तो आज हमारा परिवार भी कितना खुश होता। हम सब साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और एक सामान्य परिवार की तरह ज़िंदगी जीते। लेकिन अब ये सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था। माँ भी कई बार रात को चुपचाप बैठकर पिताजी की पुरानी तस्वीर देखती रहती थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, माँ, जब पापा ने आपको इतने दुख दिए, तो फिर आप उन्हें याद करके रोती क्यों हैं? माँ ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, इंसान जैसा भी हो, आखिर अपना होता है। उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मेरे पति थे। मैंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल बिताए थे। उनकी अच्छी बातें बहुत कम थी, लेकिन जो रिश्ता एक बार बन जाता है, उसे दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ देर चुप रही। फिर मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, माँ, अब आप अकेली नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जो होना था वो हो चुका है। शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए आगे कुछ अच्छा ही सोच रखा है। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। मेरी बात सुनकर माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के साथ उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सच कहती है मेरी बेटी, अब तू बहुत बड़ी और समझदार हो गई है। पहले मुझे लगता था कि मैं तुझे संभाल रही हूँ, लेकिन आज लगता है कि तू ही मुझे संभाल रही है। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुश्किल वक्त इंसान को उसकी उम्र से पहले ही बड़ा बना देता है। और उसी दिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी माँ ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है और अब उनके खुश रहने की बारी है। मगर मैं नहीं जानती थी मेरे सामने ऐसा सच आने वाला है जो हम सब की ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। एक दिन की बात है, उस समय माँ रोज़ की तरह सुबह जल्दी उठकर दुकान चली गई थी और मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और अगले पेपर की तैयारी के लिए मैंने घर पर ही रहने का फ़ैसला किया था। सुबह पढ़ाई करने के बाद मैंने सोचा कि पूरा दिन घर पर ही रहना है, तो क्यों ना घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर लूं। मैं एक एक करके सारे कमरे साफ करने लगी। फिर मेरी नज़र स्टोर रूम पर पड़ी। काफ़ी दिनों से उसकी सफाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं झाड़ू और कपड़ा लेकर वहां चली गई। स्टोर रूम में बहुत पुराना सामान रखा हुआ था। पुराने बक्से, लकड़ी की कुर्सियाँ, कुछ टूटे हुए बर्तन और एक कोने में रखी एक पुरानी लोहे की अलमारी जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने धीरे धीरे वहां की सफाई शुरू की। फिर सोचा कि अलमारी के अंदर भी देख लेना चाहिए, शायद कोई काम का सामान निकल आए। मैंने अलमारी खोली तो उसके अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ फाइलें और कई पुरानी किताबें रखी हुई थी।
मैंने एक एक करके सारी किताबें बाहर निकालनी शुरू कर दी। तभी मेरे हाथ में एक मोटी सी पुरानी किताब आई। उस पर धूल इतनी ज्यादा जमी हुई थी कि उसका कवर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसकी धूल साफ की और उसे खोल कर देखने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला, मुझे समझ आ गया कि वो कोई किताब नहीं बल्कि एक पुरानी डायरी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर मेरी माँ का नाम लिखा हुआ था। मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि माँ डायरी भी लिखती थी। मैंने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी डायरी लिखते नहीं देखा था। शायद उन्होंने बहुत पहले लिखी होगी और फिर किसी वजह से छोड़ दी होगी। मेरे मन में बहुत उत्सुकता हुई कि आखिर इसमें क्या लिखा होगा। मैंने धीरे से पहला पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में माँ ने अपनी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि उनके अपने कुछ सपने थे, कुछ इच्छाएं थी, लेकिन घर वालों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने लिखा था कि उनकी शादी उनकी मर्जी के बिना कर दी गई थी और उन्हें एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बितानी पड़ी जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उन्होंने लिखा था कि शादी के दिन से ही उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे उनकी अपनी जिंदगी उनसे छीन ली गई हो। मैं ये सब पढ़कर बहुत दुखी हो गई, क्योंकि मुझे पहली बार पता चल रहा था कि माँ ने अपनी जिंदगी में कितना कुछ सहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ती गई, मेरे चेहरे के भाव बदलते चले गए। डायरी में आगे जो बातें लिखी थी, उन्हें पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। माँ ने लिखा था कि शादी के बाद भी वो उस इंसान को भूल नहीं पाई थी जिससे वो पहले प्यार करती थी, और शादी के बाद भी चोरी छिपे उससे बात करती रहती थी। मैं ये पढ़कर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। लेकिन असली झटका तो मुझे तब लगा जब मैंने अगले पन्ने पढ़े। वहां जो लिखा था, उस पर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा भी नहीं हो रहा था। माँ ने लिखा था कि उन्होंने और जिस इंसान से वो प्यार करती थी, उन्होंने मिलकर कई खतरनाक फैसले लिए थे। उन्होंने लिखा था कि मेरी दादी की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी, बल्कि उसे हादसा जैसा दिखाया गया था। माँ ने लिखा था कि मेरी दादी रोज शाम को पार्क में टहलने जाती थी, और एक दिन जब वो घर लौट रही थी, तब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी थी और उसी हादसे में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन डायरी में लिखा था कि वो हादसा नहीं बल्कि पहले से बनाई गई एक साजिश थी, और उस साजिश में माँ भी शामिल थी। ये पढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मुझे लग रहा था कि शायद मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ। मैंने दोबारा वही पन्ना पढ़ा, लेकिन उस पर वही शब्द लिखे थे। मेरे हाथों से डायरी लगभग छूट गई थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब सच कैसे हो सकता है। लेकिन अभी इससे भी बड़ा सच मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने हिम्मत करके अगला पन्ना खोला और जैसे ही पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में लिखा था कि जिस इंसान से माँ प्यार करती थी, वो कोई और नहीं बल्कि राज अंकल थे। वही राज अंकल जिन्हें मैं बचपन से एक अच्छे इंसान के रूप में देखती आई थी। वही राज अंकल जो हमेशा हमारी मदद करते थे, जो माँ का साथ देते थे, जो मुझे स्कूल से लाते थे और जिन पर मुझे अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा भरोसा था। माँ ने लिखा था कि शादी के बाद भी उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था और दोनों लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे। डायरी के अगले हिस्से में लिखा था कि राज अंकल ने ही धीरे धीरे पिताजी को शराब की आदत लगवाई थी। शुरुआत में दोस्ती के नाम पर, फिर तनाव दूर करने के बहाने, और बाद में ये आदत इतनी बढ़ गई कि पिताजी शराब के बिना रह ही नहीं पाते थे। माँ ने लिखा था कि उनका मकसद था पिताजी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएं और एक दिन उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाएं। मैं ये सब पढ़ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मेरे सामने बचपन की सारी बातें घूमने लगी। राज अंकल का हमारे घर आना, माँ से घंटों बातें करना, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहना, और पिताजी का हर दिन शराब पीकर घर आना। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या सचमुच इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैं बार बार खुद से कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन डायरी में तो सब कुछ उनकी अपनी लिखावट में लिखा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किस पर भरोसा करूं। उस माँ पर जिसने मुझे बचपन से प्यार दिया था, फिर उस डायरी पर जिसमें इतने बड़े बड़े राज लिखे थे,
कुछ देर के बाद मैंने कांपते हाथों से डायरी बंद कर दी और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया बदल गई हो। जिन लोगों को मैं सबसे अच्छा और सबसे सच्चा समझती थी, उन्हीं के बारे में आज ऐसे सच मेरे सामने आ रहे थे जिन्हें स्वीकार करना मेरे लिए नामुमकिन था। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर डायरी में अब तक लिखी हर बात सच है, तो फिर आगे के पन्नों में और क्या लिखा होगा। अभी पूरी डायरी पढ़ना बाकी था और मुझे डर था कि शायद उसके अंदर ऐसे और भी राज छिपे हों जो मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई हो। मैंने कांपते हुए हाथों से फिर से डायरी खोली और आगे पढ़ना शुरू किया। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपने दिल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी मैं सच जानना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछे और आगे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मैं हमेशा से विजय से नफरत करती थी। मैं कभी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की जिद की वजह से मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। इसलिए मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि एक दिन मैं उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैं जानबूझकर उसके सामने छोटी छोटी गलतियां करती थी ताकि उसे गुस्सा आए और वो मुझे मारे। जब भी वो मुझे मारता था, मैं बाहर जाकर रोती थी ताकि लोगों को लगे कि मैं बहुत बेचारी हूँ और वो बहुत ही बुरा इंसान है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में उसकी यही पहचान बन गई और किसी ने भी कभी मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। सब लोग उसी को गलत समझते रहे और मुझे बेचारी औरत समझकर मेरे लिए दुख जताते रहे। फिर उसमें लिखा था कि जब भी विजय दुकान पर चला जाता, तब मैं चुपके से राज को घर बुला लेती थी। हम दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे और आगे की योजना बनाते थे। किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलने दिया। मैंने हमेशा बहुत सावधानी रखी ताकि कोई भी हम पर शक न करे। डायरी में ये भी लिखा था कि राज ने ही विजय को धीरे धीरे शराब पीने की आदत लगवाई थी। पहले दोस्ती के नाम पर कभी कभार शराब पिलाई, फिर धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई और जब वो पूरी तरह शराब का आदी हो गया, तब उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा और यही बात मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। मैं जानबूझकर उसके सामने ऐसी बातें करती जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाए और वो मुझे मारने लगे। उसके बाद मैं रो रो कर सबको अपनी कहानी सुनाती और लोग मुझ पर तरस खाते। डायरी में लिखा था कि मैं यही चाहती थी कि एक दिन पूरा समाज उसे बुरा इंसान माने और मेरे ऊपर कोई भी शक न करे। मैं ये सब पढ़कर अंदर तक कांप गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस माँ को मैं दुनिया की सबसे सीधी और सबसे अच्छी औरत समझती थी, वो इतना बड़ा खेल खेल सकती है। फिर मैंने आगे पढ़ा। उसमें लिखा था कि जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब मैंने कुछ समय के लिए अपने सारे प्लान रोक दिए, क्योंकि मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगा था कि बच्चा होने के बाद सही मौका मिलेगा, तब मैं अपना अधूरा काम पूरा करूँगी। फिर उसमें लिखा था कि बेटी के पैदा होने के बाद भी मैंने कभी अपना इरादा नहीं बदला। मैं बस सही समय का इंतज़ार करती रही और बाहर से एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का नाटक करती रही, ताकि किसी को भी मुझ पर शक न हो। मैं हर दिन यही सोचती थी कि कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा जब मैं विजय को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से हटा सकूं। ये सब पढ़ते हुए मेरे हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। मेरा गला सूख चुका था, लेकिन अभी डायरी ख़त्म नहीं हुई थी। मैं डरते डरते अगले पन्ने पर पहुंची। वहां जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसमें लिखा था कि जिस रात विजय शराब पीकर घर आया था और उसने मुझसे झगड़ा किया था, उसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि अब सब खत्म करने का समय आ गया। जब काव्या सो गई और विजय भी अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गया, तब मैंने अलमारी में छुपाकर रखा हुआ इंजेक्शन निकाला और धीरे से उसके कमरे में चली गई। मैंने पहले कई दिनों तक इस इंजेक्शन के बारे में जानकारी जुटाई थी ताकि किसी को शक न हो। मैंने उसके सोते हुए शरीर में वो इंजेक्शन लगा दिया और फिर वापस अपने कमरे में आकर ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह जब सब लोग उठे, तब तक विजय इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर ने उसकी बीमारी और शराब की हालत देखकर यही समझा कि उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई है और किसी को भी मेरी सच्चाई का पता नहीं चला। मैं ये सब पढ़कर पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मुझे याद आने लगा कि उस सुबह माँ कितनी जोर जोर से रो रही थी, कैसे वो सबके सामने बेहोश होने का नाटक कर रही थी और कैसे पूरा मोहल्ला उन्हें बेचारी कह रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो सब आंसू भी झूठे थे। तभी मेरी नज़र अलमारी के एक कोने पर गई। वहाँ एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उस डब्बे के पास गई और उसे खोला।
उसके अंदर वही इंजेक्शन रखा हुआ था जैसा डायरी में लिखा था। साथ ही कुछ दवाइयों के खाली कवर और एक पुरानी पर्ची भी रखी हुई थी। मैं उन्हें हाथ में लेकर देखने लगी। अब मेरे मन में किसी तरह का कोई शक नहीं बचा था। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि डायरी में जो कुछ लिखा था वो सब सच था। मेरी माँ ने सिर्फ मेरे पिता को ही नहीं बल्कि मेरी दादी की मौत में भी अपना हाथ होने की बात लिखी थी और अब मेरे सामने सबूत भी रखे थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं बार बार सोच रही थी कि आखिर इतने सालों तक मैं किस इंसान के साथ रह रही थी जिसे मैं ऊपर वाले से भी ज्यादा अच्छा समझती थी। वो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाकर बैठी थी। बचपन से ही उसने मुझे मेरे पिता के खिलाफ भर दिया था। मैं उससे नफरत करती रही, जबकि असली सच कुछ और ही था। मुझे अपने पिता की हर बात याद आने लगी। उनका मुझे प्यार से बेटी कहना, मेरे लिए चीज़ें लाना, मेरी पढ़ाई की चिंता करना। अब मुझे लगने लगा था कि शायद वो इतने भी बुरे नहीं थे जितना मुझे हमेशा बताया गया था। शायद उनके गुस्से और शराब के पीछे भी कोई बहुत बड़ा खेल था और मैं इतने सालों तक सिर्फ आधी सच्चाई सुनकर अपने ही पिता से नफरत करती रही। ये सोचकर मेरा दिल फटने लगा। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। माँ के वापस घर आने में अभी थोड़ा समय था और मेरे हाथ में उनकी लिखी हुई वो डायरी थी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी का सच बदल कर रख दिया था। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मैं इस सच्चाई को अपने तक छुपा कर रखूं या फिर इतने साल पहले हुए इस भयानक सच को सबके सामने लेकर आऊं। क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि मेरी जिंदगी की कहानी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी मुझे बचपन से सुनाई गई थी, बल्कि असली कहानी तो आज इस डायरी के पन्नों ने मेरे सामने खोली थी। उस दिन माँ के घर वापस आने का समय हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से वो डायरी, इंजेक्शन और उससे जुड़ी सारी चीज़ें वापस वैसे ही रख दी। लेकिन डायरी मैंने चुपके से अपने स्कूल बैग में छिपा ली, ताकि माँ को इस बात का बिल्कुल भी शक न हो कि मुझे उसके सारे राज पता चल चुके हैं। मैंने कमरे की सारी चीज़ें पहले जैसी कर दी और फिर ऐसे बैठ गई जैसे पूरे दिन मैंने सिर्फ पढ़ाई की हो। थोड़ी देर के बाद माँ घर वापस आ गई। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सादगी थी। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा, बेटा आज दिन भर क्या किया? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, बस पढ़ाई की और थोड़ा घर का काम कर लिया। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बहुत अच्छी बात है, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं उन्हें देख रही थी, लेकिन अब मेरी नज़रों में वो पहले वाली माँ नहीं थी। मुझे उनके चेहरे पर मासूमियत नहीं बल्कि झूठ दिखाई दे रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि यही वो औरत है जिसने इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा, जिसने मेरे पिता के बारे में झूठ बोला, जिसने मुझे उनके खिलाफ कर दिया और जिसने इतने बड़े गुनाह करने के बाद भी कभी अपने चेहरे पर पछतावा तक नहीं आने दिया। लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उन्हें मेरे मन की बात पता चल गई तो शायद वो सबूत भी मिटा देंगी और फिर कभी सच सामने नहीं आ पाएगा। माँ रसोई में चली गई। उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, फिर मुझे आवाज़ देकर खाने के लिए बुलाया। मैं उनके सामने बिल्कुल सामान्य बनकर बैठ गई, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। वो बीच बीच में मुझसे मेरे एग्ज़ाम्स के बारे में पूछती रही और मैं भी सामान्य तरीके से जवाब देती रही। लेकिन हर बार जब वो मेरी तरफ प्यार से देखती तो मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन होती थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बैठी हूँ जिसे मैं पहचानती ही नहीं हूँ। खाना खत्म होने के बाद माँ मेरे पास बैठ गईं और मुझसे कुछ देर तक बातें करती रहीं। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पापा नहीं रहे, इसलिए अब तुम ही मेरा सहारा हो। तुम खूब पढ़ना और बड़ा इंसान बनना। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल और भी ज़्यादा टूट गया, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि जिनकी मौत पर वो इतने सालों से दुख जताती रहीं, वो मौत भी उनके अपने हाथों से हुई थी। मैंने अपने आंसू किसी तरह रोक लिए और उनसे कहा, माँ मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह जल्दी उठकर एग्ज़ाम भी देना है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जाकर सो जाओ। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कमरे की लाइट बंद करके बाहर चली गईं। लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही और बार बार वही डायरी के पन्ने मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं स्कूल चली गई। पूरे रास्ते मेरे बैग में रखी डायरी का वज़न मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा सच अपने साथ लेकर चल रही हूँ। मैंने किसी तरह अपना एग्ज़ाम पूरा किया, लेकिन पूरे समय मेरा ध्यान उत्तर लिखने से ज़्यादा उस डायरी पर था। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं सीधे घर नहीं गई, बल्कि मैंने फ़ैसला किया कि अब मुझे वही करना चाहिए जो सही है। इसलिए मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते समय मेरे कदम कांप रहे थे,
लेकिन मैंने खुद को संभाला और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से कहा कि मुझे एक बहुत ज़रूरी शिकायत दर्ज करानी है। उन्होंने मुझे बैठाया और पूछा क्या बात है। तब मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर उन्हें शुरू से आखिर तक की सारी बात बता दी। मैंने कहा कि मुझे अपने घर की सफाई करते समय मेरी माँ की लिखी हुई एक पुरानी डायरी मिली है, जिसमें उन्होंने खुद अपने सारे गुनाह लिखे हैं। उन्होंने मेरे पिता की मौत और मेरी दादी की मौत के बारे में जो लिखा है, उसे पढ़कर मैं पूरी तरह टूट गई हूँ। फिर मैंने अपने बैग से वो डायरी निकालकर उस अधिकारी के सामने रख दी। उन्होंने बहुत ध्यान से डायरी के कुछ पन्ने पढ़े, फिर मेरी तरफ देखकर गंभीर आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये डायरी तुम्हारी माँ ने ही लिखी है? मैंने बिना एक पल सोचे कहा कि जी सर, ये मेरी माँ की ही लिखावट है। मैं बचपन से उनकी लिखावट पहचानती हूँ। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको और भी सबूत दे सकती हूँ। अधिकारी ने पूछा कैसे? तब मैंने कहा आज रात मैं माँ से किसी बहाने से कुछ लिखवाऊंगी और कल वही कागज़ आपके पास लेकर आ जाऊंगी। तब आप दोनों लिखावट का मिलान कर लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये डायरी उन्हीं की है। अधिकारी ने मेरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने डायरी अपने पास रख ली और कहा कि अगर ये सब सच है तो मामला बहुत गंभीर है, लेकिन हमें पूरी जांच करनी होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि फिलहाल तुम किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना और बिल्कुल सामान्य रहना, ताकि किसी को शक न हो। मैंने उनकी बात मान ली और वहां से बाहर निकल आई। पुलिस स्टेशन से निकलते समय मेरा दिल बहुत भारी था। मैं बार बार सोच रही थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ। आखिर वो मेरी माँ है। लेकिन अगले ही पल मुझे अपने पिता का चेहरा याद आ गया। मुझे वो सारी बातें याद आने लगी जो मैंने डायरी में पढ़ी थी। और फिर मैंने खुद से कहा कि अगर कोई इंसान इतना बड़ा गुनाह करता है तो उसे सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो अपना ही क्यों ना हो। मैं चाहती थी कि सच दुनिया के सामने आए और जिसने भी अपराध किया है उसे उसकी सज़ा मिले, चाहे वो मेरी अपनी माँ ही क्यों ना हो। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगी। उस समय तक माँ अभी दुकान से वापस नहीं आई थी और राज अंकल भी मुझे लेने नहीं आए थे, इसलिए किसी को मेरे पुलिस स्टेशन जाने के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं बार बार सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। क्या पुलिस सच तक पहुंच पाएगी? क्या माँ को अपने किए की सज़ा मिलेगी या फिर वो एक बार फिर सबको अपने झूठ में फंसा लेंगी? लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं रह गई थी, बल्कि दो लोगों की मौत का सच सामने लाना भी मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। और फिर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने अपने मन में फैसला कर लिया था कि अब मुझे सच को आखिर तक पहुंचाना ही है, ताकि उसके लिए मुझे कितना भी बड़ा फैसला क्यों ना लेना पड़े। बाहर से मैं बिल्कुल वैसे ही व्यवहार कर रही थी जैसे मुझे किसी भी बात का पता ना हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। मैं बार बार वही डायरी याद कर रही थी जिसमें मेरी माँ ने अपने हाथों से सब कुछ लिख रखा था। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने जल्दबाजी में कोई गलती कर दी तो इतने बड़े सच पर कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मुझे बहुत समझदारी से काम लेना था। जैसे ही रात हुई, माँ घर वापस आ गई। उनके चेहरे पर रोज की तरह थकान थी। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा, बेटा आज पढ़ाई कैसी रही? मैंने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक रहा माँ। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मैंने पूरे समय अपने चेहरे पर कोई शक नहीं आने दिया। माँ मुझसे हंस हंस कर बातें करती रही और मैं भी उनकी हर बात का वैसे ही जवाब देती रही जैसे पहले देती थी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी थी। खाना खत्म होने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझा दीजिए। माँ तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि मैं उनकी हर बात मानती हूँ। मैं एक कॉपी और पेन लेकर उनके पास बैठ गई और जानबूझकर उनसे कुछ लाइनें लिखने के लिए कहा। मैंने कहा, माँ आप पहले लिख दीजिए, फिर मैं उसे देखकर याद कर लूँगी। माँ ने बिना कुछ सोचे अपनी लिखावट में पूरा जवाब कॉपी कर दिया। मैंने ध्यान से उनकी लिखावट देखी और मेरे मन में आखिरी शक भी खत्म हो गया, क्योंकि वही लिखावट उस डायरी में भी थी। मैंने कॉपी बंद कर दी और कहा, अब मुझे समझ आ गया, मैं पढ़ लेती हूँ। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छे से पढ़ना, तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए। मैं मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन उस रात मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि सुबह क्या होने वाला है और उसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगली सुबह मैं रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। माँ ने मुझे टिफिन दिया और कहा, सीधे स्कूल से घर आ जाना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मैं स्कूल नहीं गई। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने उस अधिकारी से मुलाकात की जिससे मैं पहले भी मिल चुकी थी। मैंने उन्हें वो कॉपी दिखाई जिसमें माँ ने पिछली रात अपने हाथों से लिखा था।
अधिकारी ने पहले कॉपी देखी, फिर डायरी देखी और दोनों का लिखावट का मिलान किया। उन्होंने ध्यान से हर शब्द देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, अब हमारे पास बहुत मजबूत सबूत है। अगर जांच में बाकी बातें भी सही साबित हो गईं तो ये मामला और मजबूत हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला, लेकिन दिल अभी भी भारी था, क्योंकि आखिर वो मेरी माँ थी। अधिकारी ने तुरंत अपनी टीम तैयार की और मुझे साथ लेकर माँ की दुकान पर पहुंचे, जहां माँ रोज काम करने जाती थी। माँ ग्राहकों से बात कर रही थी, तभी पुलिस अंदर गई और उन्होंने माँ से कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। पहले तो माँ घबरा गई, फिर जैसे ही उन्होंने मुझे पुलिस वालों के साथ देखा वो हैरान रह गई। उन्होंने जोर से मेरा नाम लिया और कहा, बेटा तुम यहाँ पुलिस के साथ क्या कर रही हो? मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। मैंने कहा, अब सच छिप नहीं सकता माँ, आपने जो किया है उसका जवाब आपको देना होगा। माँ बार बार कहती रही, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन मैंने कहा, मैंने सब पढ़ लिया है, आपकी डायरी भी और आपकी सच्चाई भी। आपने मेरे पिता के साथ जो किया वो बहुत बड़ा जुर्म था। आपने मुझे बचपन से यही यकीन दिलाया कि मेरे पिता ही हर बात के दोषी थे, इसीलिए मैं उनसे नफरत करती रही। लेकिन सच कुछ और ही निकला। आपने मुझे भी झूठ में जीने पर मजबूर किया। अगर आपको उनसे शिकायत थी तो कानून का रास्ता अपनाती, उन्हें छोड़ देती, लेकिन किसी की जान लेने का आपको कोई अधिकार नहीं था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उसी जांच के दौरान राकेश अंकल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जांच में उनके शामिल होने के भी सबूत मिल चुके थे। दोनों को थाने ले जाया गया और आगे की पूछताछ शुरू हुई। उसके बाद पुलिस ने कई दिनों तक इस पूरे मामले की गहराई से जांच की। डायरी की लिखावट की जांच कराई गई, बाकी सबूत इकट्ठे किए गए, गवाहों के बयान लिए गए और जो भी जरूरी दस्तावेज थे उन्हें भी रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कुछ समय के बाद इस मामले की कोर्ट में अंतिम सुनवाई शुरू हुई। अदालत में पुलिस ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट पेश की। अभियोजन पक्ष ने मां और अंकल के खिलाफ सभी सबूत, गवाहों के बयान और बाकी जरूरी दस्तावेज जज साहब के सामने रखे। अदालत ने हर बात को ध्यान से सुना। दोनों पक्षों को पूरा मौका दिया गया अपनी बात रखने का। काफी देर तक सुनवाई चलती रही। आखिर में जब सारे सबूतों की जांच पूरी हो गई तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों ही दोषी हैं। कुछ समय के बाद मां और राज अंकल ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने मान लिया कि उन्होंने मिलकर ये सब किया था। अदालत ने दो लोगों की हत्या के मामले में दोनों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उस दिन अदालत के बाहर निकलते समय मेरे मन में बहुत अजीब सी भावना थी। एक तरफ मुझे अपने पिता को इंसाफ मिलने की राहत थी, तो दूसरी तरफ ये दर्द भी था कि जिस माँ को मैंने बचपन से सबसे अच्छा इंसान समझा था, वही इतनी बड़ी सच्चाई छिपाकर जी रही थी। उस दिन मेरी आंखों से बहुत आंसू निकले, लेकिन मुझे लगा कि मैंने सही फैसला लिया, क्योंकि किसी भी जुर्म को सिर्फ रिश्ते की वजह से छिपाया नहीं जा सकता। उसके बाद मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। मैंने उसी घर में रहना जारी रखा, क्योंकि अब वही मेरा घर था। फिर मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर दी। इस बीच मैंने अपने नाना को अपने पास बुला लिया, क्योंकि मेरी नानी का कई साल पहले देहांत हो चुका था और नाना अकेले रहते थे। नाना ने बिना एक पल सोचे मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहे। उन्हें अपनी बेटी के किए पर बहुत दुख था। वो अक्सर कहते थे कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी बेटी को बेटी कहने में भी शर्म महसूस होती थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे उसकी सजा नहीं दी, बल्कि मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, मेरा हौसला बढ़ाया और हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी को फिर से संभाल लिया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने पर पूरा ध्यान दिया और ये ठान लिया कि मैं अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाऊंगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कई बार जो हमें सच दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत अंधेरा छिपा होता है। और कुछ लोग दुनिया की नज़र में बुरे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी पूरी कहानी कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा कि किसी भी इंसान के बारे में सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए। सच सामने आने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह हर झूठ का पर्दा हटा देता है और आखिर में इंसाफ ज़रूर होता है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए।